नहीं मिलते मुझे खिलौने, नहीं ललक है मुझको इसकी, पर एक ललक ज़रूर है मन में, खुशी खुशी बचपन बिताऊं। मोटर गाड़ियों से करने की मसूरी की सैर, है ललक मुझ में इसकी, चढ़कर हिमगिरी की चोटी पर ललक है मुझ में हिंद का तिरंगा फहराऊं। ये कविता लिखी गई है 10वीं क्लास में पढ़ने वाले रविंद्र कुमार की, जो अब भारत के पहले आईएएस ऑफिसर हैं जो एवरेस्ट की एक नहीं बल्कि दो बार चढ़ाई कर चुके हैं। सितारे यूपी के में हमारे आज के सितारे हैं झांसी के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार। सर, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल ये होगा कि आप अभी एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं, तो बचपन में कैसे थे आप? क्या बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे अपने आसपास के लोगों को? अब देखिए, इंस्पिरेशन लोग लेते हैं और हमें लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं ज़िंदगी में जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, अच्छी बात है। बट मुझे ऐसा कुछ विशेष याद नहीं है बचपन में जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिला हो। हाँ, पढ़ाई में कैसे थे? क्या बहुत ही चंचल टाइप के थे बचपन में, या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्टूडियस थे बचपन से ही? मेरी इनफॉर्मल एजुकेशन अपने घर से हुई है। वहाँ मेरे जो चचेरे भाई थे वो पढ़ाते थे, मैं बहुत छोटा था। फिर मेरे पिताजी मुझे याद है कि बाइसाइकिल जो होता है, साइकिल पर बिठा के और बसंत पंचमी के दिन मुझे नानी घर में ले गए, जो कि वहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। और हालांकि मैं बहुत छोटा था, बट मुझे याद है कि उस दिन सरस्वती माता की जो स्टैच्यू होता है वो था। और उसके नेक्स्ट डे से हमारा फॉर्मल एजुकेशन चालू हुआ, जब मैं उसी गांव में नानी घर से लगभग 1.25 किलोमीटर दूर एक विद्यालय था हिंदी मीडियम, वहाँ गए। हम लोग पैदल जाते थे, बहुत छोटा था और इतना छोटा था कि मौसी ही नहा धुला के तैयार करती थी। तब से मेरा फॉर्मल एजुकेशन चालू हुआ। मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूँगी कि आईएएस अधिकारी बनने से पहले आपने कितने एग्ज़ाम दिए, कितनी चीज़ों में सफल रहे आप? देखिए, आईएएस से पहले जो बेसिक शिक्षा मेरी 10th हुई, 10th में अच्छे मार्क्स थे। +2 हुई। +2 के साथ साथ ही मेरा उसी वर्ष में आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में हो गया था। रैंक 3055 था। मैं 1999 की बात कर रहा हूँ। तो आईआईटी खड़गपुर में मुझे मनमाफिक ब्रांच नहीं मिला, तो मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिया। उसमें भी आईआईटी के थ्रू ही एडमिशन होता है, टीएस चाणक्य में। वहाँ से ग्रेजुएशन इन नॉटिकल साइंस करने के बाद वहाँ भी मुझे बेस्ट ऑलराउंड कैडेट ऑफ द बैच का अवार्ड मिला था। उसके बाद 2002 में मेरी जॉब शुरू हुई, एक्चुअल जॉब ऑन शिप। उसमें भी प्रमोशंस होते हैं, तो 1 साल बाद मैंने सेकेंड मेट का एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके 2 साल बाद फिर मैंने चीफ ऑफिसर बोलते हैं, चीफ मेट का एग्ज़ाम क्लियर किया। वो सब भी टफ़ होते हैं, वो टफ़ होते हैं। फिर मैं चीफ मेट बना, फिर कुछ साल और जॉब किया। फिर मैं जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, आईएएस का एग्ज़ाम, उसकी तैयारी के लिए आया। अगर आपकी अब तक की जर्नी को देखा जाए तो कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि आप वाकई स्टूडियस बच्चे रहे हैं बचपन से ही? यस, आप इसको कह सकती हैं। वो इसलिए कि क्लास 1 से लेकर +2 तक तो मोस्टली मैं सॉफ्ट एक्टिविटी में ही था, चाहे पढ़ाई हो या कविता लेखन हो या हिंदी भाषण देना हो, मतलब इस तरह की चीज़ें। जी, मैं कुछ लिखता था और बचपन में कुछ कविताएं भी लिखा हूँ। सर, अब आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट पे आते हैं। जी, आप भारत के पहले आईएएस अधिकारी हैं जो एवरेस्ट एक नहीं बल्कि दो बार चढ़ चुके हैं। कैसा एक्सपीरियंस था? कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इस चीज़ की? मेरा फर्स्ट इंट्रैक्शन माउंटेन से मसूरी में हुआ, जब मैं आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी में गया। परंतु उसके कुछ महीने बाद ही कैडर डिक्लेयर हुआ और मुझे सिक्किम कैडर मिला। सिक्किम हिली एरिया है, जहाँ नेचुरल कैलामिटी फ्रिक्वेंटली आती है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, एवलांच हो गया। एवलांच से जहाँ रोड जाम हो जाते हैं, वहीं अर्थक्वेक से रोड कट जाते हैं, लोग डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे एरिया में जा रहा हूँ तो लोकल नीड्स के अनुसार अपने आप को मॉडिफाई करना है। मुझे ये भी पता लगा कि पूर्व में अर्थक्वेक आए थे और वहाँ पर्वतारोही को, माउंटेनियर को सर्च एंड रेस्क्यू के लिए बुलाया गया था। तो मुझे लगा कि अगर मैं भी माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग सीख लेता हूँ
तो भविष्य में अगर मैं फंसूंगा तो खुद को भी बचाऊंगा और लोग फंसे तो उनको भी बचा सकता हूं। तो मैंने कैडेट डिक्लेरेशन के विदिन 15 डेज ये मन में ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे माउंटेनियरिंग सीखना है। तो इस तरीके से एवरेस्ट चढ़ने की प्रेरणा मिली। आप एवरेस्ट पर चढ़े, एक नहीं दो बार। जी। इसका आपकी जॉब पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? देखिए, कोविड आया। कोविड में एक समय ऐसा था जब कोविड से जो लोग मरते थे या जो लोग कोविड इन्फेक्टेड होते थे, उनके पास इलाज करने वाले तो थोड़े डरते ही थे जाने में। हालांकि इसमें डॉक्टर साहबान ने काफ़ी हिम्मत जुटा के इलाज किया है। जो अपने लोग थे, नियर एंड डियर थे, वो भी जाने से डरते थे। इनफैक्ट डेड बॉडी को जलाने नहीं जाते थे। उस वक्त चारों तरफ काफ़ी भागा दौड़ी थी। मैं बुलंदशहर में पोस्टेड था एज डीएम बुलंदशहर। तो उस समय वो वहाँ का निडरता काम आया। वहाँ जितने कोविड हॉस्पिटल थे सब मैंने स्वयं निरीक्षण किया है। बट मुझे अंदर से बड़ा विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं होगा। इसके पीछे एक रीज़न था, एक तो माउंटेनियरिंग वाली निडरता और दूसरा इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए मैं हर्बल्स वगैरह भी लेता था। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं कोविड पॉजिटिव भी नहीं आया। इससे लोगों को काफ़ी हमें लगता है मदद मिली। और अगर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्वयं हॉस्पिटल के अंदर जाके देखते हैं, उससे रोगियों का तो मनोबल बढ़ता भी है। जो ट्रीटमेंट की टीम है, चाहे डॉक्टर हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, वो भी अलर्ट हो जाते हैं, उनको भी मोटिवेट होते हैं वो। उससे बुलंदशहर में कोविड इन्फेक्टेड रोगियों का इलाज अच्छे से हुआ और डेथ रिलेटिवली कम हुई। सर, आपने जल संरक्षण के लिए गंगा जल लेकर एवरेस्ट पर चढ़ाई की, पर क्या आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के नाते आपने फील्ड पर भी जल संरक्षण के लिए कोई काम किया है? देखिए, बिल्कुल। मैं जल संरक्षण के लिए गंगा जल लेके 2019 में चाइना तरफ से एवरेस्ट क्लाइंब किया और वहाँ से लोगों से जल संरक्षण के लिए अपील भी की, क्योंकि ये मेरा अपना इनर इंटरेस्ट था। और किसी चीज़ में आपका अपना इंटरेस्ट रहता है तो वो हर एक जगह दिखता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जो जल संरक्षण के बारे में जो कस्टमरी चीज़ें हैं, क्या क्या हैं कस्टमरी? तालाब खुदवाना, कुआं खुदवाना, जो ट्रेंचेज होते हैं वो चेक डैम बनवाना, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग लगाना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज बोरवेल करना, प्लांटेशन करना, ये सब तो कस्टमरी है। ये तो जल शक्ति अभियान के दौरान हमने बहुत बृहद मात्रा में, बृहद स्तर पे बुलंदशहर में करवाया था। इसके अलावे वहाँ पे एक नीम नदी थी, लगभग 150 किलोमीटर लंबी थी बुलंदशहर में, उसको हमने पूरा साफ़ करवाया था, रिजुवनेशन ऑफ नीम रिवर। जब मैं झांसी आया तो झांसी में भी अभी देखिए सरकार ने अमृत सरोवर चालू किया है। उसमें 75 अमृत सरोवर का हमारा टारगेट था, लेकिन हमने 200 का टारगेट लिया और आज के दिन में 125 पे काम पूरा हो गया है, बाकी पे चल रहा है। आप देखिए, यहाँ पे लखेरी नदी है, सुखनई नदी है। 2 महीना पहले हमने उनकी खुदाई और पुनर्जीवन का कार्य शुरू किया है। इसी तरीके से अवैध कब्जा संबंधी जो सरकारी भूमि पे अवैध कब्जा रहता है, उसको हम लोग अवैध कब्जा मुक्त करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, अवैध कब्जा मुक्त किए, उसको छोड़ दिए, फिर से अवैध कब्जा हो गया, मतलब लोगों ने सरकारी जमीन कब्जा कर लिया। हमने मनरेगा से उन सारी भूमि को जो अवैध कब्जा मुक्त हो रहे हैं, चारों बगल ट्रेंचेज खुदवाए। ट्रेंचेज मतलब वाटर कंजर्वेशन, और उस पर अंदर की तरफ से प्लांटेशन भी करवाए, तो वो भी वाटर कंजर्वेशन का एक माध्यम है। इसी तरीके से कुछ और हम लोग टीम के साथ भी बात कर रहे हैं, जो कि साइंटिफिक वे में कि कहाँ कहाँ पे आपको नेचुरल फिशर्स है, क्रैक्स है ज़मीन में। चूँकि यहाँ पे रॉकी लैंडस्केप है, तो कहीं कहीं नीचे में पत्थर रहेगा तो वाटर रिचार्ज हो नहीं पाता है ग्राउंड में। तो हम लोग उसकी स्टडी करवा के फिर साइंटिफिक माध्यम से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करवाने पे काम कर रहे हैं, और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा वाटर कंजर्वेशन पे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।